मेरा नाम अभिषेक प्रजापति है। मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं रिसेंटली अभी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा चुका हूँ क्यूएसटी से। मैंने अपना ट्रांसप्लांट ऑलरेडी नवंबर में कराया था। नवंबर 1 को आई रिमेंबर मैंने अपना ट्रांसप्लांट सर्जरी कराया था और मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मेरा ये जो ट्रांसप्लांट का जर्नी था ये बहुत पहले से मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मुझे कुछ सर्कमस्टांसेस के थ्रू मुझे ऐसा लगा कि अभी सही टाइम नहीं है। मैं आप सबको बताऊंगा कि ट्रांसप्लांट की जर्नी मेरी कहाँ से शुरू हुई, मैंने क्या क्या चीज़ें उससे पहले प्लान की, मेरी प्री ट्रांसप्लांट की जर्नी जिसमें कि हम सारी चीज़ें ये देखते हैं कि कहाँ पे मुझे कौन सा क्लिनिक चूज़ करना है, मेरा बजट क्या होने वाला है, मुझे ट्रांसप्लांट कब से कब तक कराना है। तो आज मैं सारे के सारे पॉइंट्स को एकदम डिटेल में कवर करने वाला हूँ और मैं आपके सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रिलेटेड टू हेयर ट्रांसप्लांट मैं सारे A to Z कवर करूँगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी क्वेरी या कोई भी ऐसा आपको मिथ या मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा जिस पे आप लोग क्लियर नहीं होंगे। तो आज हम सारे के सारे 1 बाय 1 डिटेल में कवर करते हैं सारे पॉइंट्स। तो मेरी ये हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं देहरादून में मूव किया था। मैं ऑलमोस्ट 5 से 6 साल पहले देहरादून मूव किया मेरे कॉलेज पर्पस के लिए, और उस टाइम पे मेरे बाल बहुत थिक हुआ करते थे और मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई हेयर फॉल का इशू नहीं लगता था। मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे कि मेरा मतलब मैं स्टाइलिंग बहुत अच्छी करता था अपने बालों की और मैं काफ़ी हेयर प्रोडक्ट्स भी यूज़ करता था उस टाइम पे। अब कॉलेज में नया नया होता है तो फर्स्ट सेकंड ईयर में लोगों को लगता है कि ठीक है, वी नीड टू लुक स्टाइलिश या हमें ज़्यादा एडवांस लेवल की हेयर स्टाइलिंग करनी है, तो मैंने भी वो सारी चीज़ें करी। लेकिन मुझे कुछ टाइम में धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि मैं स्टाइलिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं स्टार्टिंग में फ़ील करता था, जो मैं कॉन्फिडेंस या जो लुक मैं स्टार्टिंग में खुद को देख के फ़ील करता था, वो मुझे धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते हुए दिखने लगा। और मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे दोस्तों ने भी बताया कि यार मतलब ठीक है, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू योर स्टाइलिंग, बट अभी भी मतलब अभी वो वाली वाइब या वो चीज़ जो पहले फ़ील होती थी वो लुक नहीं दिख रहा है। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आने लगा कि मतलब मैं अपने आप को नोटिस करने लगा। मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया था मिरर के सामने जाते हुए कि मेरे साइड से इस तरीके से या इस साइड से मेरी जो हेयर लाइन है वो काफ़ी थिन होने लग गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन की कंडीशन उस टाइम पे कैसी होने लग गई थी जब स्टार्टिंग की बात थी। तो मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस करी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये टेम्प्रेरी चीज़ें हैं और टेम्प्रेरी बेसिस पे ये हो रही हैं, शायद ह्यूमिडिटी की वजह से हो रही हैं या पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को मैंने अपने रूटीन में थोड़े से चेंजेस किए, मैंने थोड़ा सा डाइट पे फोकस किया, मैंने हेयर ऑयल्स, हेयर शैम्पूज यूज़ किए, बट मुझे लगता है कि उससे सच कुछ खास मुझे चेंजेस दिखे नहीं। मेरी प्रॉब्लम अभी भी सेम ही थी कि जहाँ से जो बाल गए थे वो बाल आते हुए नहीं दिख रहे थे। तो मैंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद में बहुत लंबे टाइम से ऑलमोस्ट 2020 लॉकडाउन की जर्नी भी मेरी सेम यही सारी चीज़ें सोचने में रही कि यार क्या किया जाए और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग और हेयर वॉल्यूम अगर आप कहें तो एक यूथ, एक मैन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और उसके कॉन्फिडेंस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल कि ये हर दूसरे से तीसरा इंसान ये सोचता है कि अगर मेरे हेयर्स अच्छी हेल्थ में नहीं है तो आई थिंक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू अ गर्ल और टू एनीवन ऑफ द ऑपोजिट जेंडर। सो आई थिंक समहाउ मेरे केस में मुझे थोड़ा बहुत ऐसा फील होता था। बट उसके बाद जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की, मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने से कोई बात नहीं बन रही है, कोई काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगा कि लेट्स गो फॉर ट्रांसप्लांट। और ये काफ़ी बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, बिकॉज आज से पहले मैंने कोई एज सच इस तरीके की माइन्यूट सर्जरी नहीं कराई है और मेरा ऐसा कोई ख्याल भी नहीं था। तो मैंने देखा, मैंने कुछ पैरामीटर्स सेट किए जो कि मुझे एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज़ करने में मुझे बहुत ज़रूरी थे। तो पैरामीटर्स जैसे कि हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिज़ल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप वहाँ पे जाके कैसा फील करते हो, उनकी टीम के साथ इंटरेक्ट करके कैसा फील करते हो, एक कॉस्ट, एक बजट क्या रहने वाला है, आपके स्पेस, आपके एरिया, आप जहाँ पे आप रहते हो उससे वो उसका डिस्टेंस, क्लिनिक का डिस्टेंस कितनी दूर है, ये मैटर करता है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मैंने मल्टीपल जगह पे रिसर्च की और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया जिन्होंने मुझे अलग अलग चीज़ें बताई
सच एज इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, इन टर्म्स ऑफ हेयर ग्राफ्स इम्प्लांटेशन कि कितने ग्राफ्स लगने हैं और किस जगह पे किस तरीके से किस टेक्निक से ग्राफ्स लगाए जाएंगे। आई थिंक मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं इम्प्लांटेशन की और ट्रांसप्लांट की। तो मुझे उन लोगों ने गाइड किया। फिर मैंने दिल्ली में, मैंने आउट ऑफ दिल्ली, नियर बाय स्पेस, देहरादून के आसपास मैंने काफ़ी जगह रिसर्च करी और उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे पता चला कि QHT एक क्लिनिक हरिद्वार में है। उसके रिव्यूज़ देखे मैंने, उसके टेस्टिमोनियल्स देखे मैंने उनके रिजल्ट्स देखे, उनकी कॉस्टिंग, मैंने उनकी टीम से कांटेक्ट किया। उनकी टीम से मुझे बहुत जल्दी रिस्पांस आया और मेरी क्वेरीज उन्होंने पूरी सुनी और मुझे उन्होंने जो बताया QHT टेक्निक से जो वो ट्रांसप्लांट करते हैं, आई थिंक जो कि उनकी मोस्ट एडवांस टेक्निक है। तो मुझे उसके बारे में जब पता चला, उनकी कॉस्टिंग्स के बारे में मुझे पता चला, उनके प्रोसेस के बारे में, उनकी टीम के बारे में मुझे पता चला और उनके रिव्यूज़ जब मैंने देखे तो मुझे समहाउ ऐसा लगा कि आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेस। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं विद इन 2-3 मंथ्स जो है QHT में जाके अपना ट्रांसप्लांट कराऊंगा। एंड मैंने डॉक्टर्स की टीम से भी बात करी। उन्होंने मेरी एक कंडीशन के हिसाब से मुझे बताया कि आपको कितने ग्राफ्स लगेंगे और उससे मुझे एक मेजर आइडिया हो गया कि ठीक है अभी मेरा कॉस्टिंग क्या होने वाला है। एंड बाकी आई थिंक आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स जो कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से पोस्ट किए हुए थे। तो हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शुरू होने से पहले काफ़ी डाउट्स या काफ़ी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। ऑब्वियसली मुझे भी थी, मैंने भी अपने फ्रेंड्स फैमिली से कंसल्ट करने का सोचा। तो जनरली मैं ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा शेयर करता हूँ। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको सेम प्रॉब्लम हो रही थी और वो भी ऐसा सोच रहे थे कि शायद उनको भी आगे जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है, लेकिन कुछ डाउट्स और कुछ क्वेरीज रहती हैं, जैसे कि क्या ट्रांसप्लांट कराना सही है, क्या ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी तो नहीं है, क्या इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई है, क्या रिजल्ट सही आएंगे या कोई और हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं होते हैं ट्रांसप्लांट कराने से। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही माइन्यूट सर्जरी होती है जिसमें कि ऐसे कोई हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल नहीं होते और ऐसी कोई हाई कॉस्टिंग्स भी नहीं होती जितना कि लोगों को लगता है कि ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों को रिलेटिव्स का या फैमिली का प्रेशर रहता है कि नहीं, डोंट गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। आई थिंक ये एक नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो कि कोई भी इंडिविजुअल करा सकता है एज पर द डॉक्टर्स कंसल्टेंसी। और इसके जितने भी मिथ्स मार्केट में लोगों के थ्रू जो है निकलते हैं कि ये ठीक नहीं है या कराने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आई थिंक वो सब एक मिथ है और वो सारी चीज़ों पे हमको ना फोकस करके थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो आई थिंक लाइफ में चीज़ें और भी ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, जैसे कि मेरी जर्नी में मुझे लगता है मेरे साथ हुई। तो आई थिंक दैट्स द आंसर। तो मैं अपने सर्जरी के प्रोसेस के बारे में आप सबके साथ में डिटेल शेयर करता हूँ। मेरी सर्जरी का जो प्रोसेस था, ऑलमोस्ट मैं इवनिंग में QHT पहुँचा था। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप था डॉक्टर्स की टीम के साथ में इंटरेक्शन था, जिसमें कि मेरी हेयर ट्रिमिंग की गई और उसके बाद मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन की गई। जिस तरीके से मुझे परफेक्ट फेस के थ्रू अगर मैं देखूँ या फोरहेड परफेक्शन की हेयर लाइन को देखूँ अगर मैं, तो उस हिसाब से मेरे को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन की और मेरे जो हेयर लाइन के साइड में टेम्पल्स हैं वो डिज़ाइन किए और उसके बाद में मुझे उसी के अकॉर्डिंग जो है स्लिट्स बनाई गई फर्स्ट डे। तो स्लिट मेकिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का फर्स्ट प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपको जितने ग्राफ्ट्स जो है लगाने हैं उसके अकॉर्डिंग आपके एरिया पे जो कि अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे स्लिट्स बनाई जाती हैं और उन्हीं स्लिट्स में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ट्रांसप्लांट का होता है। सो स्लिट मेकिंग प्रोसेस जो थी मेरे लिए वो ज़्यादा पेनफुल नहीं थी। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन लगता है जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है, जब आपको ग्लूकोज वगैरह या अदर चीज़ें जब आपको दी जाती हैं, बट आई थिंक ऐसा कोई पेनफुल इसमें स्टेप नहीं रहता है। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस था और ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे के बीच में ये प्रोसेस पूरा ख़त्म हुआ और उसके बाद मुझे सेम डे इवनिंग में मुझे मेरे रूम में भेज दिया गया और नेक्स्ट डे जो था मेरा वो मेजर स्टेप था जो कि ट्रांसप्लांट लाइक ग्राफ्ट्स का एक्सट्रैक्शन
और ग्राफ्ट्स का प्लांटेशन सेम लोकेशन पे जहाँ पे आपका अफेक्टेड एरिया है। तो ये मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह से मुझे ऑलमोस्ट 7 बजे क्लिनिक पहुँचना था और मैं 7 बजे क्लिनिक पहुँचा। आई वॉज रेडी। मुझे हल्का सा ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट करने के लिए एडवाइस किया हुआ था एंड वो लाइट ब्रेकफास्ट करने के बाद में आई वेंट ऑन द इन माई सर्जरी रूम एंड मुझे वहाँ डॉक्टर्स की टीम से मेरा इंटरेक्शन हुआ एंड उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया गया। तो अब प्रोसेस जो है वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मल्टीपल टेक्निक्स हैं इसकी, FUT, FUE एंड QHT। तो QHT में जो मोस्ट एडवांस टेक्निक है वो ऑफ कोर्स QHT टेक्निक है। ये एक टेक्निक है जो कि FUE टेक्निक का एक एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होता है कि आपको रियल टाइम पे जब आपके ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपके बैक के एरिया से, तो उस सेम टाइम में मतलब काफ़ी पर्टिकुलर एक जो टाइम होता है 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। आपको वो जो आपके ग्राफ्ट्स को सोल्यूशन में डिप किया जाता है और उसके बाद में आपको उसी एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ही आपके वो ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किया जाता है। ये मैक्सिमम इसलिए किया जाता है ये टेक्निक में क्योंकि इसमें जो ग्राफ्ट्स के फेलियर्स होते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। मतलब आपके ग्राफ्ट के सर्वाइवल का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और अगर पुरानी टेक्निक्स को देखें तो उसमें आपको एक पैच पूरा निकाल के एक पैच को पुट किया जाता था। तो आई थिंक वो बहुत ओल्ड तरीके हैं और बहुत पुराने तरीके हैं। बट QHT टेक्निक में मुझे लगता है कि ग्राफ के सर्वाइवल के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मुझे मेरे रिजल्ट्स में भी ये सारी चीज़ें फील हुई। तो आई थिंक ये टेक्निक बिल्कुल पेनलेस थी मेरे लिए। मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ खास पेन नहीं हुआ। मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था मेरे सर्जरी के टाइम पे। जब डॉक्टर्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे तो वो मुझसे सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि क्या मुझे पेन तो नहीं हो रहा है या क्या कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है, या अगर मुझे वॉशरूम ब्रेक्स चाहिए या अगर मुझे ब्रीदर ब्रेक चाहिए। सो मुझे बीच बीच में सारी चीज़ें डॉक्टर्स की टीम जो है मुझसे सारी की सारी मेरी कंफर्टेबिलिटी के लिए मुझसे सारी की सारी चीज़ें बीच में डिस्कस की जा रही थी। और मेरा प्रोसेस ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो 10 से 12 घंटे के आसपास चला था सेम डे। और सेम डे इवनिंग तक मेरी सर्जरी पूरी कंप्लीट हुई थी। और सर्जरी के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। मतलब मुझे ऐसा कुछ पेन नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि जिसमें कि मुझे अनकम्फर्टेबिलिटी फील हो। तो आई वॉज क्वाइट नॉर्मल आफ्टर द सर्जरी एंड आई वॉज हैप्पी एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर माई सर्जरी। सो आफ्टर अ वीक आफ्टर फर्स्ट हेड वॉश आप मतलब जनरली अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं और आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस लाइक कि अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो आपको एक सर्जिकल कैप यूज़ करनी होती है और आप थोड़े से पोल्यूशन वाले एरिया से बचें। आप डायरेक्ट हेलमेट नहीं पहन सकते ताकि आपके ग्राफ्ट्स की जो पोजीशन है वो अफेक्ट ना हो। डॉक्टर्स की टीम हमें रिकमेंड करती है, QHT की टीम, कि आप हेलमेट ऑलमोस्ट 30 to 40 डेज़ के बाद ही लगाएं आफ्टर योर सर्जरी। और जो सर्जिकल कैप है वो सर्जिकल कैप आप जब भी बाहर निकलें, आप बाइक पे या अगर कहीं भी निकलें तो आप उसको अप्लाई करके ही निकलें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हाँ, इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ी सी कभी कभी इचिंग फील हो सकती है आपके बैक एरिया पे, जो कि मुझे भी ऑफ कोर्स हुई थी। तो इसके लिए आपको रिकमेंड करते हैं दैट डू नॉट eat more oily food. Please try to avoid junk food, try to avoid oily food. Just eat healthy and home cooked food. So it reduces the chances of itching and other issues which used to happen in this particular time period. उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो आपका फर्स्ट हेड वॉश के बाद आफ्टर अ मंथ आपका फर्स्ट PRP सेशन होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको PRP के बारे में बताऊंगा कि ये PRP क्यों ज़रूरी है। PRP एक प्रोसेस है जो कि अगर आप इसको एक टाइम पीरियड पे आके अगर आप इसको इस ट्रीटमेंट को लेते हैं तो आपके रिजल्ट को इन्हांस करने में PRP का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। एंड इसमें आपका कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड यूज़ किया जाता है, उसको देन मिक्स किया जाता है विथ सम न्यूट्रिएंट्स एंड अदर थिंग्स एंड उसको फिर आपके हेड के एरिया में इंजेक्ट किया जाता है। एंड
मैंने भी आई थिंक जब मेरा फर्स्ट पीआरपी सेशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। तो इस टाइम पे आई थिंक मेरा 20 ml ब्लड लिया था एंड उसके बाद उस सोल्यूशन को किसी प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यू करके उसको मेरे हेड के एरिया पे जिस जगह पे मुझे ट्रांसप्लांट हुआ था उस जगह पे इंजेक्ट किया था। थोड़ा सा मतलब बहुत माइन्यूट सा पेन लगता है, इतना ज़्यादा नहीं, इट इज़ बेयरेबल एंड 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से। 5 मिनट में ये पूरा सेशन ख़त्म हो जाता है। हाँ, एक चीज़ आई रिमेंबर वन थिंग, आपका एक इस टाइम पे श्रेडिंग फेस चल रहा होता है। तो जनरली लोग ट्रांसप्लांट के बाद सोचते हैं कि उनके जो बाल लगाए थे वो बाल अभी धीरे धीरे गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि मेरा ट्रांसप्लांट ख़राब हो गया क्या मेरे बाल जो लगाए थे वो ठीक से नहीं लगे। तो ये कुछ मिथ होते हैं जो लोगों के दिमाग में, या कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं जो लोगों के दिमाग में आते हैं। और ये मेरे दिमाग में, मैं सच बताऊं तो नहीं आए थे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी डॉक्टर्स की टीम ने, क्यूएसटी की टीम ने गाइड किया था कि ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और ये नॉर्मल है और ये हर ट्रांसप्लांटेड जर्नी में होता ही होता है। तो आई वॉज वेरी नॉर्मल एंड चिल्ड एंड रिलैक्स्ड, क्योंकि मुझे पता था कि 2 से 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका श्रेडिंग फेज कहलाता है। और फर्स्ट मंथ से ही आपको ये स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर 2 to 3 वीक से आपको ये स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद आपके पीआरपी सेशंस चलते हैं। आपको फर्स्ट पीआरपी सेशन के थ्रू ही आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं। अब कमिंग टू मेडिसिन्स, आई टेल यू मुझे क्या क्या मेडिसिन्स क्यूएसटी ने प्रिस्क्राइब की थी। वन इज़ फिनेस्टराइड, वन इज़ मिनॉक्सिडिल, the other one is advanced hair serum and one hair shampoo for dandruff control and उसके बाद एक मल्टीविटामिन। तो ये कुछ मेडिसिन्स जो है मुझे क्यूएसटी की तरफ से मिली थी एंड इसको मैंने 1 मंथ जब कंटिन्यू किया तो मुझे अपने मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी सी जो चेंजेस हैं वो मुझे आते हुए दिखाई देने शुरू हुए। जब मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया, मैंने सीरम यूज़ किया, तो आई वाज मतलब फर्स्ट मंथ फिर भी मुझे दिख रहा था कि जो श्रेडिंग फेज़ है वो और तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड उसके बाद 2nd to 3rd मंथ, मतलब मेरे हर मंथ पीआरपी के लिए मैं अभी भी क्यूएसटी आता हूँ। तो मैं जब 1st से 2nd मंथ आया, 2nd से 3rd मंथ आया, तो उसके बाद 3rd मंथ से मुझे थोड़े थोड़े रिजल्ट्स दिखना शुरू हुए। मेरी जो श्रेडेड हेयर्स थे वहाँ पे मेरे न्यू हेयर्स दोबारा से आने लगे एंड मैंने सारे जो प्रिकॉशंस मुझे बताए थे मैंने वो सारे प्रिकॉशंस लिए। मैंने टाइम टू टाइम मेडिसिन्स ली, मैंने सीरम्स टाइम टू टाइम यूज़ किए, which helped me to enhance my result, which helped me to like boost my confidence level and yeah, I am a happy client of QHT in this case. So अब डिस्कस करते हैं कि जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो कब से आते हैं। अभी 3 मंथ्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, श्रेडिंग फेज ख़त्म हो गया है, आपके पीआरपी सेशन स्टार्ट हो गए हैं, आपकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई हैं, मिनॉक्सिडिल चल रहा है एंड हेयर सीरम चल रहे हैं। तो अब रिजल्ट्स कब से आना शुरू होते हैं? तो मेरे केस में अगर मैं बताऊं तो मुझे ऑलमोस्ट 3rd मंथ के बाद से 4th मंथ जैसे मेरा स्टार्ट हुआ तब से मुझे न्यू हेयर लाइन दिखनी शुरू हो गई थी। जो मेरी इम्प्लांटेड आई कैन से और एडवांस और न्यू हेयर लाइन, अपडेटेड हेयर लाइन है, वो मुझे दिखनी शुरू हो गई थी। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप देखें मेरा पुराना, जिस तरीके से मैं अगर आपको कंपेयर करूं तो वो भी आप इस जगह पे देख सकते हैं कि पुराने टाइम पे मेरा ट्रांसप्लांट से पहले का जो टाइम था उस टाइम पे वो, अगर आपका मेरा हेयर लाइन देखना चाहें और अगर आपको देखना है तो आप वो यहाँ पे देखें, और नया वाला हेयर लाइन भी आप अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरी कंडीशन है। अब ट्रांसप्लांट के बाद में मेरे कॉन्फिडेंस में क्या चेंजेस आए, मेरी रियल लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आए, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। सपोज़ जैसे पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहता था। जब मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ या मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ तो मैं बार बार अपने हेयर को करेक्ट करना एंड यहाँ से ऐसे करना, बिकॉज हेयर लाइन थोड़ी पीछे थी तो उसको आगे छुपाना, ये सारी चीज़ें मेरा एक पार्ट ऑफ रूटीन हो गई थी। लेकिन अभी आई थिंक मुझे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपना वो एरिया छुपाने की ज़रूरत नहीं है जो कि पहले
लेस डेंस था, अभी वो एकदम परफेक्टली डेंस है और वहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम है, बहुत अच्छी हेयरलाइन है, एकदम परफेक्ट शेप में दिखाई देती है। दूसरा, अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स क्लिकिंग द पिक्चर्स। तो जब मैं वीडियो शूट्स या अगर पिक्चर्स क्लिक कराता था तो मुझे लगता था कि ज़्यादा लाइट की फोकस की वजह से वो जो पैच एरियाज है वो ज़्यादा दिखता है ऑफ कोर्स। तो अगर आप शूट्स की बात करें या पिक्चर्स क्लिक करने की बात करें, अगर आप लाइटनिंग में शूट की बात करें तो वहाँ पे हर एक डिटेलिंग दिखती है और उस डिटेलिंग की वजह से भी कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज होता है अगर वहाँ पे उस हिसाब से आपकी हेयर लाइन या आपके वॉल्यूम या हेयर्स ना हो। तो अब वो इश्यूज़ को मैं टाटा बाय बाय कर चुका हूँ और अब मुझे ऐसी कोई इश्यूज़ या ऐसी कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है कोई भी फ़ोटो शूट कराने में या पिक्चर्स क्लिक कराने में। सो आफ्टर 3rd मंथ आई थिंक मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आने लगा। मैं रियल लाइफ देखूँ तो मैं अपने बालों की चिंता को छोड़ चुका था क्योंकि अब मुझे मेरे बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम दिखने लगा। मेरे बाल छोटे ही थे लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि पूरा हेड कवर्ड हो चुका है और वो चीज़ देख के जो एक सेटिस्फैक्शन मिला वो नेक्स्ट लेवल था। तो मेरी जर्नी की बात करूँ तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट माई डिसीजन फॉर QHT। तो अभी उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा QHT को लेके कि QHT क्यों अलग है या QHT में जो फीलिंग है या जो डिज़ायर है मेरा वो बाकी और जगह से क्यों अलग है। सो सबसे पहले तो QHT की एक एडवांस टीम, QHT का एक जो वे ऑफ क्लाइंट हैंडलिंग है वो मुझे लगता है सबसे अलग और सबसे यूनिक है क्योंकि मेरे डे 1 से देखा जब मुझे QHT का फर्स्ट कॉल आया तब से लेके मैं आज तक लाइक आफ्टर 6 मंथ्स मैं अभी भी QHT की टीम से रेगुलर टच में हूँ। वो मुझसे रेगुलर अपडेट्स लेते हैं अबाउट माई प्रोसेस, अबाउट माई रिजल्ट्स एंड